सरकारीकरण चैनल पे हम एक बार फिर हाजिर हैं आपसे आज देश काल के हालात पे बातचीत करने के लिए। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि आज नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के टीवी डिबेट में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर देश दुनिया में काफ़ी हलचल मची हुई है। ये सब अचानक हुआ, ऐसा नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से बनाई जा रही है। साथियों, जो भी अतिवादी फासिस्ट ताकतें हैं एक खास समुदाय की, जो उनकी माँ बाप है RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहने को, तो यह एक सांस्कृतिक इकाई अपने को कहता है, लेकिन इसने अपने जन्म काल से ही घोषणा किया हुआ था कि कट्टर हिंदूवादी राष्ट्र बनाना इसका परम लक्ष्य है। और इसने सनातन परंपरा, जिसमें एक खास वर्ण यानी ब्राह्मण वर्ण की अगुवाई में यह देश मनुस्मृति के आधार पर चले, इसकी इसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घोषणा कर दी थी। जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब यहाँ के बहुत सारे अतिवादियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत में पहली बार कोई हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री बना है। और एक मशहूर अभिनेत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत वास्तव में 2014 में ही आज़ादी प्राप्त किया। तो साथियों, इन सब के पीछे क्या मकसद है? भारत के अतिवादियों को लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और धर्मनिरपेक्ष संविधान को समाप्त कर मनुस्मृति पर आधारित संविधान का निर्माण करने के लिए, यानी इस देश को कट्टर इस्लामिक देशों की तरह का देश बनाने का एक अच्छा मौका शुरू हो गया है। उनके हाथ में यह जो मौका काफ़ी इंतज़ार के बाद आया है, अब यहाँ से उनको लगातार आगे बढ़ने की ज़रूरत है और वे इसी लक्ष्य की तरफ काफ़ी ध्यान से, बहुत सोच समझ के अपने कदम उठा रहे हैं। साथियों, लेकिन इसी बीच बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। जैसे CAA और NRC पर एक समुदाय विशेष जो अपने को डरा समा महसूस कर रहा था, वो अपनी अस्मिता को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उसी तरह अब उसको लगता है कि उसकी पहचान पे, उसके धार्मिक प्रतीकों पे, उसके सबसे बड़े पैगंबर पे कुठाराघात किया जा रहा है। आज वो फिर एक बार सड़कों पर है और यह देश के लिए शुभ नहीं है। मित्रों, ये सब ऐसे माहौल में हो रहा है जब सरकार की तरफ से घोषित किया गया है कि इस देश की जो बेरोजगार दर है वो लगभग 24% है। आप सोचिए, 4% जब बेरोजगारी दर रहती है तो यह देश के लिए खतरनाक लाइन मानी जाती है, और ये है 24% या उससे भी अधिक। और क्या हालात है? आज का अखबार कह रहा है कि देश के बफर स्टॉक में गेहूं का स्टॉक जो है लगभग समाप्त होने की तरफ है, और हमारा देश गेहूं निर्यात कर रहा है, जो आज के हालात में तरह तरह कई संकटों का सामना करते हुए भिन्न भिन्न बंदरगाहों पे अटका हुआ है, और कुछ देशों ने भारत के गेहूं को लौटा दिया है। साथियों, आज के हालात क्या हैं कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर की तुलना में लगातार गिर रहा है, कमज़ोर हो रहा है। अब हमारा जो रुपया है इसके खरीदने की क्षमता पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गई है, और देश किन चीज़ों का सामना कर रहा है आप जानते हैं कि रेलवे का किराया जो है 3 से 4 गुना बढ़ चुका है। प्लेटफार्म का टिकट वो 50 रुपया हो चुका है, जो 2 रुपये से शुरू हुआ था। और क्या हुआ, अभी 5 साल पहले जो खाद्य तेल या अन्य चीज़ों के दाम थे उससे करीब करीब 2 या 3 गुने अधिक महंगे हो चुके हैं। डीजल और पेट्रोल अभी भी 5 साल पहले की कीमत के बजाय 30 से 40 रुपये प्रति लीटर अधिक है। ये सरकार 1 लीटर पे करीब 56 रुपये या उससे अधिक का टैक्स वसूल रही है। तो साथियों, और नौजवानों की हालत क्या है कि कोई भी सेना में भर्ती या पुलिस में भर्ती पिछले 4 सालों से नहीं निकली। तो ऐसे हालात में जब नौजवान जगह जगह भाजपा सरकार के मंत्रियों के आगे ताली थाली बजा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि भर्ती निकालिए, और वो कह रहे हैं कि हमें हमारे शिक्षा का
मूल्य चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से छुट्टी चाहिए। यानी पूरी देश की जनता तबाही के कगार पे खड़ी है, त्राही त्राही कर रही है और लंका के जो हालात हैं उसी तरह के हालात तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में ये सरकार अपने खतरनाक हिंदू राष्ट्रवादी मंसूबे को परवान चढ़ाने के लिए जनता के बीच में टीवी और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू मुस्लिम का खतरनाक खेल खेल रही है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम बजाय आर्थिक मुद्दों पे, अपने बेरोजगारी पे, अपने महंगी होते हुई शिक्षा पे, महंगी होते हुई दवाई पे, महंगी होती हुई पढ़ाई पे, नौकरियों के सवाल पे हम चर्चा न करके नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, ओवैसी या इसी तरह के अन्य फालतू मुद्दों पे हम चर्चा करने में मशगूल हैं। साथियों, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। यह देश तो तभी अच्छा बनेगा जब तमाम हमारे देश के बुद्धिजीवी, हमारे देश की आम जनता फ्रांसीसी क्रांति के समय जैसे चर्चा कर रहे थे कि उस वोट का अधिकार कैसे मिलेगा, तो हम चर्चा करें कि कैसे रोजगार का अधिकार मिलेगा, कैसे हमें हमारे लायक जीने खाने लायक अच्छी सरकारी नौकरी मिलेगी, कैसे हमारे बच्चों की तालीम सुधरेगी, शिक्षा सुधरेगी, कैसे हमारे अस्पताल जो सरकारी हैं वो सही होंगे, कैसे हमारे खेतों की हालात सुधरेगी, कैसे हमारी ज़िंदगी सुधरेगी। जब इन असली मुद्दों पर चर्चा करेंगे तब हम अपने देश को सही दिशा को ले जा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।